बात अप्रैल 1914 की है। सारे यूरोप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। जर्मनी की बढ़ती फौजी ताकत का सामना करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर होने थे, जिसके लिए ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम को पेरिस आना था। सब बातें तय हो गई थी। ब्रिटेन को बस एक ऐतराज था। पिछले 5 सालों से ब्रिटिश सरकार जिस भारतीय क्रांतिकारी को तलाश कर रही थी, वो पेरिस में रहता था और उसे फ्रांस के कई उच्च राजनेताओं का समर्थन प्राप्त था। ब्रिटिश नेताओं का कहना था कि उनके साम्राज्य को वैचारिक और हिंसात्मक दोनों तरह से चुनौती देने वाला ये भारतीय क्रांतिकारी जब तक फ्रांस में है, तब तक ब्रिटेन फ्रांस से कोई संधि कैसे कर सकता है। अपने मेजबान देश फ्रांस को किसी राजनीतिक असुविधा से बचाने के लिए यह महान भारतीय क्रांति गुरु यूरोप के निष्पक्ष देश स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर चले गए। आज हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज के इस भाग में बात करेंगे आधुनिक भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राष्ट्रवादी क्रांतिकारी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ इलाके में मांडवी कस्बे में हुआ था। इनके पूर्वज कच्छ में अबडासा तालुके के भचुंडा गांव से थे। इनके पिता करसन नखवा या कृष्णदास भानुशाली एक कॉटन प्रेस कंपनी में मजदूरी करते थे और माता गोमतीबाई गृहिणी थी। इनके जन्म के कुछ समय बाद इनके पिता ने मजदूरी छोड़ दी और बंबई में छोटा मोटा कारोबार करने लगे, पर परिवार मांडवी में ही रहा। श्याम जी को एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। जल्दी ही घर वालों की समझ में आ गया कि बच्चे में पढ़ने लिखने की विशेष प्रतिभा है। उस समय भुज कस्बा कच्छ के राजा की राजधानी हुआ करता था। आगे की पढ़ाई के लिए श्याम जी को भुज के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। जब श्याम जी 11वें वर्ष में थे तो इनकी माताजी का देहांत हो गया। फिर इनकी नानी ने इन्हें पाला। सन 1873 में भुज के स्कूल में श्याम जी इम्तिहान में पहले नंबर पर आए। परिवार के पास बहुत पैसे नहीं थे, पर श्याम जी की पढ़ाई में लगन को देखकर इनका दाखिला बम्बई के विल्सन हाई स्कूल में कराया गया, जो बम्बई के सस्ते इंग्लिश स्कूलों में था। 1857 की लड़ाई में हार के बाद ये भारतवासियों के लिए आत्मनिरीक्षण का समय था। ब्रिटिश गुलामी से हताश निराश समाज में कई विद्वान समाज में फैली कुरीतियों पर मंथन कर रहे थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हिंदुओं में समाज सुधार के लिए कई सुधारक काम कर रहे थे। महान विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कुरीतियों को चुनौती दे रहे थे। वे वेदों के ज्ञान के आधार पर पुरातन पंथी पौराणिक पंडों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे थे और इस तरह हिंदू धर्म और भारतवर्ष के पुराने वैभव को वापस लाने के लिए भारत भर में घूम घूम कर एक सांस्कृतिक क्रांति का उद्घोष कर रहे थे। गुजरात में विष्णु परशुराम शास्त्री, माधव दास, रघुनाथ दास, करसन दास मूल जी जैसे कई प्रतिष्ठित समाज सेवक और सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे और उनके शिष्य बन गए थे। इन समाज सेवकों में से कुछ कच्छ से थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक छात्र के रूप में प्रसिद्धि उन तक पहुंच चुकी थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित ये लोग चाहते थे कि श्याम जी संस्कृत का भी ज्ञान प्राप्त करें। उन दिनों विश्वनाथ शास्त्री नाम के एक संस्कृत विद्वान बंबई में एक संस्कृत पाठशाला चलाया करते थे। मथुरा दास लाव जी ने श्याम जी को विश्वनाथ शास्त्री की इस पाठशाला में संस्कृत सीखने की सलाह दी और उनके घर वालों को भी इसके लिए मना लिया। अब बालक श्याम जी दिन में विल्सन स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते और शाम को पाठशाला में संस्कृत। लेकिन कुशाग्र बुद्धि के श्याम जी ने न केवल विल्सन हाई स्कूल में अपनी क्लास में टॉप किया, बल्कि संस्कृत में भी अपने गुरु को प्रभावित किया। विल्सन स्कूल में अच्छे रिजल्ट से उन्होंने सेठ गोकुलदास कहनदास स्कॉलरशिप हासिल कर ली। अब उन्हें बंबई के प्रसिद्ध एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिल गया, जहां शहर के प्रमुख और धनी लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। यहाँ उनकी दोस्ती सेठ छबील दास लालू भाई के बेटे रामदास से हो गई। सन 1875 में सेठ छबील दास की बेटी 13 वर्ष की भानुमति से श्याम जी का विवाह हो गया।
बम्बई में उस समय माधवदास रघुनाथ दास बाल विवाह के विरोध में और विधवा विवाह के समर्थन में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। श्याम जी माधवदास रघुनाथ दास के इस काम में उनके साथ जुड़ गए। माधवदास स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। दयानंद वैदिक ज्ञान के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहते थे और देश भर में घूम घूम कर वेदों की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे हुए थे। उन्होंने फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, कासगंज, छलेसर और वाराणसी में गुरुकुलों की स्थापना की और वे हिंदू समाज में घर कर गई बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह निषेध जैसी कुप्रथाओं का तार्किक और शास्त्र आधारित विरोध कर रहे थे। सन 1874 में समाज सुधारकों के बुलावे पर स्वामी जी बम्बई आए। श्याम जी वर्मा भी उनसे मिले और जल्दी ही उनके शिष्य हो गए। कुछ महीनों बाद 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। पंडित लेखराम जी लिखते हैं, चैत्र सुदी 5 शनिवार संवत 1932 तदनुसार 10 अप्रैल 1875 की शाम मोहल्ला गिरगांव में डॉक्टर मानक जी के बागीचे में श्री गिरधर लाल दयाल दास कोठारी BA LLB की प्रधानता में एक सार्वजनिक सभा की गई और उसमें यह 28 नियम सुनाए गए और सर्वसम्मति से प्रमाणित हुए और उसी दिन से आर्य समाज की स्थापना हो गई। जब भी दयानंद बम्बई आते, श्याम जी उनसे जरूर मिलते और उनके प्रवचन सुनते। जब स्वामी जी बम्बई से बाहर होते तो दोनों में बराबर पत्र व्यवहार होता। दयानंद ने श्याम जी की प्रतिभा को पहचाना। साथ ही कर्नल ओलकोट, मैडम ब्लाउटस्की और महादेव गोविंद रानाडे भी श्याम जी से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं श्याम जी को बम्बई आर्य समाज की ओर से वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सारे देश में व्याख्यान यात्राएं करने के लिए चुना। वर्ष 1877 में श्याम जी ने पश्चिमी और उत्तर भारत में ये व्याख्यान यात्राएं की। उन्होंने नासिक, पूना, अहमदाबाद, भरूच, वडोदरा, बनारस और लाहौर सहित बहुत से शहरों में वेद और भारतीय संस्कृति के संबंध में व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों से श्याम जी का नाम प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि काशी के संस्कृतनिष्ठ ब्राह्मणों ने इन्हें पंडित की उपाधि दी, जो इन्हें इनकी जाति के कारण नहीं बल्कि इनके ज्ञान के कारण दी गई थी। नासिक के सत्र न्यायाधीश गोपाल राव हरि देशमुख ने भी इनकी प्रशंसा की। उस समय श्याम जी की आयु मात्र 20 वर्ष थी। सन 1877 में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर मोनियर विलियम्स भारत आए हुए थे। श्याम जी के बारे में सुनकर प्रोफेसर मई 1877 में उनसे मिले और संस्कृत भाषा पर उनके अधिकार से बहुत प्रभावित हुए। 22 मई 1877 को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी श्याम जी पर एक लेख छपा, जिसमें इन्हें युवा विद्वान और समाज सुधारक बताया गया। प्रोफेसर विलियम्स ने उन्हें अपना सहायक बनकर ऑक्सफोर्ड चलने की सलाह दी। श्याम जी इस प्रस्ताव पर खुश तो हुए, पर उन्हें पहले अपने गुरु स्वामी दयानंद का आशीर्वाद लेना था। उनके लिए बम्बई आर्य समाज के अध्यक्ष हरिश्चंद्र चिंतामणि ने स्वामी जी को पत्र लिखा। यहाँ आपको बता दें कि यही हरिश्चंद्र चिंतामणि भारत में फोटोग्राफी के बिल्कुल शुरुआती दौर के नायक थे। उन्होंने 1855 में फोटोग्राफी में सरकार की तरफ से पहला अवार्ड जीता था। 1860 में बम्बई में पहला फोटो स्टूडियो स्थापित किया था और 1867 में उनके फोटोग्राफ की एक प्रदर्शनी पेरिस में भी लगी थी। स्वामी दयानंद ने तो अपने युवा शिष्य को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो उस समय स्वयं को आर्य समाज का एक अंग मानती थी, उसने आपत्ति जताई कि श्याम जी किसी अंग्रेज प्रोफेसर के सहायक क्यों बने, जबकि वो इस प्रोफेसर से बेहतर संस्कृत जानते हैं। स्वामी दयानंद ने आखिरकार 12 जुलाई 1878 को श्याम जी को पत्र लिखा और उन्हें ऑक्सफोर्ड जाने की इजाज़त दे दी। अप्रैल 1879 में श्याम जी इंग्लैंड पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर उन्हें कर्नल ओलकोट का पत्र मिला। ओलकोट ने लिखा था, श्याम जी, अपने देश, अपने गुरु और समाज सुधार के उनके पवित्र मिशन के लिए वफादार रहना। श्याम जी ने सन 1879 में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मोनियर विलियम्स के सहायक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी सहायता से
प्रोफेसर विलियम्स ने ऑक्सफोर्ड में इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उन्हीं की सहायता से संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी भी प्रकाशित की। विलियम्स की सिफारिश पर श्यामजी ने 25 अप्रैल 1879 को ऑक्सफोर्ड के बेलियल कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे अंकों के साथ ग्रीक और लैटिन भाषाओं की परीक्षा पास की। फिर उन्होंने सन 1882 में बेलियल कॉलेज से स्नातक किया और 1884 में बैरिस्टर बन गए। खुद प्रोफेसर विलियम्स ने लिखा, मैं किसी और पंडित को नहीं जानता जो संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं का इतना बड़ा ज्ञानी हो। 1884 में ही श्याम जी को ऑक्सफोर्ड में संस्कृत, मराठी और गुजराती के लेक्चरर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इससे पहले सन 1881 में उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का अनिवासी सदस्य चुना गया और फिर उसी साल ब्रिटिश कैबिनेट में भारत मंत्री ने उन्हें भारत के प्रतिनिधि के तौर पर प्राच्यवादियों की 5वीं कांग्रेस में बर्लिन भेजा। यहाँ उन्होंने देशभक्ति की रामदास सेन की एक कविता संस्कृत में पढ़ी, संध्या और यज्ञ को कर दिखाया और गायत्री मंत्र का पाठ किया। सन 1882 में श्याम जी को एम्पायर क्लब का मानद सदस्य चुना गया। 1883 में फिर से श्याम जी ने प्राच्यवादियों की 6ठी कांग्रेस में लीडन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रोफेसर मैक्स मुलर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जोवेट श्यामजी कृष्ण वर्मा की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। साथ ही भारत के लिए एक बेहतर भविष्य का विचार करने वाले कुछ इक्के दुक्के गिने चुने ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इनके संपर्क में आ गए। एक बार श्याम जी को तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन से भी बात करने का मौका मिला। ग्लैडस्टोन ने उनसे ब्रिटिश और मुगल राज में अंतर के बारे में पूछा। श्याम जी ने बेहिचक ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कहा कि मुगल भारतीयों के पीछे लात मारते थे, जबकि अंग्रेज भारतीयों के पेट पर लात मार रहे हैं। जनवरी 1885 में श्याम जी ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप में भारत के सांस्कृतिक वैभव का डंका बजवाकर और स्वयं ब्रिटिशों की प्रशंसा पाकर भारत वापस आ गए। पूर्व वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भारत सरकार को लिखा कि भारत लौटने पर श्याम जी को कोई उच्च सरकारी पद देने पर विचार किया जाए। इससे पहले 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली की सुबह अजमेर में श्याम जी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान श्याम जी ने इटली और जर्मनी के एकीकरण का अध्ययन किया। वे बिस्मार्क, गैरिबाल्डी और मैजिनी के कार्यों से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि जिस तरह पीडमोंट ने इटली और प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण और आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाई है, उसी तरह भारत के कुछ बड़े राजा और उनकी रियासत भी भारत के लिए ये भूमिका निभा सकते हैं। भारत लौटने पर श्याम जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आज के मध्य प्रदेश का रतलाम तब एक रियासत हुआ करती थी। श्याम जी के पुराने प्रशंसक गोपाल राव हरि देशमुख रतलाम रियासत के दीवान थे और रिटायर होने वाले थे। श्याम जी ने उनसे भेंट की और देशमुख की सिफारिश पर उन्हें 700 रुपये महीना तनख्वाह पर रतलाम का दीवान नियुक्त कर दिया गया। रतलाम के राजा रणजीत सिंह श्याम जी की विद्वत्ता, कार्यशैली और लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने श्याम जी की तनख्वाह, पेंशन और बाकी पारिश्रमिक इस शर्त पर बढ़ाने पर सहमति दे दी कि श्याम जी अगले 15 साल यानी सन 1900 तक दीवान की यह जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। लेकिन मई 1888 में ही श्याम जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्होंने दीवान का पद छोड़ दिया। श्याम जी की योग्यता से प्रसन्न राजा ने तनख्वाह से अलग 32,052 रुपये श्याम जी को बतौर पारिश्रमिक दिए। इन पैसों में अपनी बाकी बचत मिलाकर श्याम जी ने अजमेर के इलाके में 3 कॉटन कंपनियां खड़ी की। इन्हीं दिनों श्याम जी को अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया। मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह स्वामी दयानंद के शिष्य थे, पर उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। अगले राणा बने सज्जन सिंह के चाचा फतेह सिंह, जो अपने राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन ना तो राणा कभी मेवाड़ से बाहर गए थे और ना उन्हें अंग्रेजी आती थी। मेवाड़ के प्रमुख दरबारी कविराज श्यामल दास की सिफारिश पर
श्याम जी को मेवाड़ राज्य की महद राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। भारत के विदेश सचिव सर मोर्टिमर ड्यूरन ने भी श्याम जी की सिफारिश की थी, इसलिए मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट श्याम जी को पूरी आज़ादी देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह 1893 से 1895 तक श्याम जी मेवाड़ की स्टेट कैबिनेट के सदस्य रहे। 6 फरवरी 1895 को श्याम जी ने जूनागढ़ के दीवान का पद स्वीकार कर लिया। यहाँ नवाब रसूल खान का शासन था, पर नवाब के वजीर जमादार बहाउद्दीन और नायब दीवान पुरुषोत्तम राय भ्रष्ट और निकम्मे थे और कुछ खास बिरादरियों के लोगों को ही नौकरी पर रखना पसंद करते थे। जिस दिन शाम 5 बजे श्याम जी ने एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर फूलशंकर पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी, उसी दिन 2 घंटे बाद श्याम जी को दीवान के पद से बर्खास्त कर दिया गया। ब्रिटिश एजेंट और कई दरबारियों ने उनसे माफीनामा लिखने के लिए भी कहा, पर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। श्याम जी ने फिर से मेवाड़ का रुख किया, पर वहां ब्रिटिश रेजिडेंट ने इसका विरोध किया। मेवाड़ और जूनागढ़ में ब्रिटिश रेजिडेंटों के बर्ताव से श्याम जी समझ गए कि ब्रिटिश सरकार भारत के रजवाड़ों में सुधार नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया कि देसी रियासतों से भारत की आज़ादी में योगदान की उम्मीद बेमानी है, क्योंकि ये राज्य पूरी तरह अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर हैं। उन्होंने पाया कि उदयपुर जैसे राज्यों ने अंग्रेजों को रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बिना किराए जमीन दी, नमक बनाने वाले व्यापारियों का दमन किया ताकि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार बना रहे। श्याम जी चाहते थे कि रियासतों में टैक्स कम हो, जनता को प्रशासन में जगह मिले और आपसी झगड़ों को ब्रिटिश अदालतों में ले जाने से बचा जाए। लेकिन उन्होंने पाया कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि देसी रियासतें निरंकुश बनी रहें, उनके प्रशासन भ्रष्ट और गद्दार लोगों के हाथों में हो, जिससे भारत भर में ब्रिटिश राज को रियासतों से कोई चुनौती न मिल सके। अब तक श्याम जी प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तिलक से इनकी गहरी मित्रता थी। जब सन 1892 में ब्रिटिश सरकार ने विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का कानून बनाया, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भी इस बिल का विरोध किया। उनका तर्क था कि विदेशी सरकार को भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों के संबंध में कानून बनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कानून तो पास हो गया और इसके बाद तिलक और श्याम जी की मित्रता भी प्रगाढ़ हो गई। श्याम जी ने शिवाजी का जन्मोत्सव मनाने के तिलक के निर्णय का भी समर्थन किया। श्याम जी कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस की प्रार्थना पत्र राजनीति के ये आलोचक थे। फिर सन 1897 में क्रांतिकारी चापेकर भाइयों ने जब पूना में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी, तो श्याम जी ने देखा कि तिलक को किस तरह सरकार ने बिना प्रमाण के जेल में डाल दिया है और हर तरह से भारतीयों के दृष्टिकोण को दबाने की कोशिश होने लगी। भारत में पुलिस और प्रशासन की कठोरता को देखकर श्याम जी ने ब्रिटेन जाकर वहां से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया।